नमस्कार दोस्तों। एक तरफ पूरे देश में विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास होने का जबरदस्त जश्न है, तो दूसरी तरफ इस ऐतिहासिक कानून और इसके लागू होने के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। एक ऐसी दीवार, एक ऐसी प्रक्रिया जो भारत की सियासत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। वुमेन्स रिजर्वेशन अब कानून तो बन गया है, तो फिर होल्ड अप क्या है? इंतजार किस बात का हो रहा है? इसे फौरन लागू क्यों नहीं किया जा रहा? यह सवाल आज हर किसी के जहन में कौंध रहा है। और इस बड़े सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, डीलिमिटेशन। जी हां, डीलिमिटेशन। यही वो प्रक्रिया है जो महिला आरक्षण का भविष्य तय करेगी, और यही वो वजह है जिसने भारतीय राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये डीलिमिटेशन है क्या और इसका एक देश एक वोट एक वैल्यू के सिद्धांत से क्या कनेक्शन है। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहूं तो डीलिमिटेशन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से बनाना, उन्हें रीड्रॉ करना। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि देश की बदलती आबादी के हिसाब से हर इलाके को बराबर का प्रतिनिधित्व मिले, और सबसे जरूरी, हर एक वोट की कीमत, उसकी वैल्यू लगभग बराबर हो। अब जरा इस फर्क को देखिए। यह हमारे लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा सवाल है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक एमपी करीब करीब 30 लाख लोगों की आवाज है, जबकि तमिलनाडु में एक एमपी सिर्फ 18 लाख लोगों की। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि आज तमिलनाडु में एक वोट का वजन उत्तर प्रदेश के वोट से कहीं ज्यादा है। यह दिखाता है कि हमारा मौजूदा सिस्टम कितना इम्बैलेंस्ड हो चुका है और एक वोट एक वैल्यू का सिद्धांत कैसे खतरे में है। और सुनिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये तो एक संवैधानिक जरूरत है, एक मैंडेट है। हमारे संविधान का आर्टिकल 82 साफ कहता है कि हर जनगणना के बाद सीटों का डीलिमिटेशन होना ही चाहिए। इसी तरह आर्टिकल 170 राज्यों के लिए और आर्टिकल्स 330, 332 SC/ST रिजर्व सीटों के एडजस्टमेंट की बात करते हैं। लेकिन अगर ये एक संवैधानिक जरूरत है तो सवाल उठता है कि पिछले 50 सालों से ऐसा हुआ क्यों नहीं? आखिर क्या वजह है कि भारत का पॉलिटिकल मैप आज भी आधी सदी पुराना है? इसकी कहानी शुरू होती है 1971 में। उस वक्त फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। लोकसभा की सीटों को 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज कर दिया गया। मकसद ये था कि जिन दक्षिणी राज्यों ने अपनी जनसंख्या को कामयाबी से कंट्रोल किया, उन्हें कम सीटों के रूप में राजनीतिक सजा न मिले। फिर 2001 में 84वें संशोधन के जरिए इस फ्रीज को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ा दिया गया, और अब वो घड़ी आ गई है, ये फ्रीज खत्म होने वाला है। और जैसे ही ये फ्रीज हटेगा, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर सामने आएगा। एक ऐसा बदलाव जिसका सीधा कनेक्शन हमारे नए संसद भवन की बढ़ी हुई क्षमता और हां, महिला आरक्षण बिल के वादे से है। और वो नंबर है 850। जी हां, 850। अनुमान लगाया जा रहा है कि डीलिमिटेशन के बाद लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़कर लगभग 850 या उससे भी ज्यादा हो सकती हैं। ये भारतीय राजनीति का अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल होगा। लेकिन सवाल यह है कि अचानक सीटें बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहली वजह, आज की 140 करोड़ की आबादी के हिसाब से हमारा प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। दूसरी, सांसद और नागरिकों के बिगड़े हुए अनुपात को सुधारना है। और सबसे बड़ी, सबसे अहम और राजनीतिक वजह है 33% महिला आरक्षण को लागू करना। सीटें बढ़ाकर सरकार एक ऐसा रास्ता निकाल रही है ताकि जब 33% महिला आरक्षण लागू हो तो मौजूदा पुरुष सांसदों को अपनी सीटें खोने का डर न सताए। जरा इस चार्ट को देखिए, ये तस्वीर और भी साफ कर देगा। यूनाइटेड किंगडम में एक सांसद पर करीब 1 लाख लोगों की जिम्मेदारी है, और भारत में ये औसत 25 लाख से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि हमारे सांसदों पर काम का बोझ कितना ज्यादा है और लोकतंत्र में आपकी आवाज कितनी कमजोर। लेकिन सीटों का ये बंटवारा इतना आसान बिल्कुल नहीं है, और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का असली संघर्ष। उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत की एक बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई। ये लड़ाई दो बड़े सिद्धांतों के बीच है। एक तरफ है उत्तर भारत के राज्य जो लोकतांत्रिक समानता की बात करते हैं। उनका कहना है जिसकी आबादी ज्यादा उसकी सीटें भी ज्यादा, सीधी सी बात है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। वहीं दूसरी तरफ है दक्षिण भारत के राज्य जो संघीय निष्पक्षता की दलील दे रहे हैं। उनका कहना है जिन राज्यों ने मेहनत करके जनसंख्या कंट्रोल की, उन्हें कम राजनीतिक शक्ति देकर सजा क्यों दी जाए। इस बंटवारे में ये साफ है कि कौन फायदे में रहेगा और कौन नुकसान में। ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीटें और राजनीतिक ताकत जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। वहीं जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक अपनी राजनीतिक ताकत खो देंगे।
दक्षिणी राज्यों का ये डर और गुस्सा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के इस बयान से साफ झलकता है, जब उन्होंने कहा, हमें दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं बनाया जाएगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि इस मुद्दे की गंभीरता और इसके भावनात्मक पहलू को दिखाता है। ये सिर्फ कुछ सीटों के इधर उधर होने की बात नहीं है दोस्तों। इस एक बदलाव का असर भारत के पूरे राजनीतिक भविष्य, इसकी आर्थिक नीतियों और राज्यों के आपसी संबंधों पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा असर ये होगा कि देश की राष्ट्रीय शक्ति निर्णायक रूप से हिंदी हार्टलैंड की तरफ झुक जाएगी। इससे दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक आवाज संसद में कमजोर होगी और केंद्र से मिलने वाले टैक्स और फंड्स पर उनकी सौदेबाजी की ताकत भी घट जाएगी। दक्षिण की क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हो सकती हैं और गठबंधन की राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो अब आगे क्या होगा? मोटे तौर पर 3 रास्ते दिखते हैं। पहला, सीटें सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या के आधार पर बांटी जाएं, जिससे उत्तर को भारी फायदा और दक्षिण को भारी नुकसान होगा। दूसरा, एक बीच का रास्ता निकाला जाए, एक बैलेंस्ड फॉर्मूला, जिसमें आबादी के साथ साथ राज्यों की योगदान और मौजूदा सीटों का भी ध्यान रखा जाए। और तीसरा, कि नई 850 सीटों को मौजूदा अनुपात में ही बांट दिया जाए। राजनीतिक सहमति बनाने के लिए दूसरे विकल्प की उम्मीद सबसे ज्यादा है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों है। ये सिर्फ एक राजनीतिक फेरबदल नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के भविष्य के लिए एक निर्णायक मोड़ है, एक टर्निंग पॉइंट है। ये पूरी बहस हमें एक मौलिक सवाल पर लाकर खड़ा करती है, भारत के लोकतंत्र का भविष्य क्या है? हर वोट को बराबर का मूल्य देना या फिर एक संतुलित संघ बनाए रखना? इस एक सवाल का जवाब ही हमारे देश की आने वाली दिशा और दशा तय करेगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।